नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एमएसए कॉलेज भरतपुर। पूर्व का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमने वारेनियस तक पढ़ चुके हैं। आज हम इमैनुअल कांट का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने आज तक कांट का जब जब नाम सुना होगा तब तक आपने, जैसे ही कांट का नाम आया होगा तो आपको दर्शन शास्त्र याद आया होगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये सामने आ सकता है कि साहब ये तो दार्शनिक था, फिलोसफर था, फिर इसका भूगोल में क्या काम है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब कोई विषय पढ़ता है तो उस विषय में अन्य विषय भी अंतः संबंधित होते हैं। दर्शन हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, या लाइफ साइंस के विषय हो या सोशल साइंस के विषय हो, उसका एक विषय से दूसरे विषय में जुड़ाव या सहसंबंध, उसमें पूरकता पाई जाती है। तो इमैनुअल कांट एक प्रमुख रूप से 1724 से 1804 के मध्य एक प्रमुख जर्मन भूगोलवेता या दार्शनिक रहा है, एक फिलोसफर रहा है, जिसका जो जन्म है 22/4 यानी कि 22 अप्रैल 1724 को कोंगिसबर्ग में, जो कि रूस में है आजकल, वहाँ पे इसका जन्म हुआ। अब ये इनका जो अटैचमेंट था इनकी माता जी के साथ बहुत रहा। इनका सामान्य जो परिचय है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं अभी। इनकी माता के साथ बहुत था क्योंकि पिताजी इसकी अल्पायु में ही एक्सपायर हो गए थे। तो लाइफ टाइम क्या था कि ये अपनी माता के साथ अटैच रहा, और इस अटैचमेंट की वजह से क्या है कि ये बाहर नहीं घूम पाया। लेकिन ये इतना अच्छा फिलोसफर, थिंकर और ज्योग्राफर बना कि इनकी एजुकेशन थी वो थियोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, फिलोसफी इत्यादि में हुई। अब ये क्या है कि एक तरीके से ये भी ट्यूटर के रूप में ही काम करता था। तो अरस्तु की जो कमियों को इसने ठीक करने में लग गया है। अब जैसे ही ये अध्ययन के टाइम में रहा तो अध्ययन करने लगा, तो इसका जो रिसर्च था वो D.I. जेनी यानी कि ऑन फायर नामक 12 जून 1755 में इसने PhD प्राप्त करी और लेक्चरर बन गया है 31 साल में। इसने 31 साल में इसने अपने PhD को सबमिट किया। साथ ही ये क्या हुआ कि 46 साल की उम्र में एक प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे नौकरी करी, यानी कि प्रोफेसर बना 46 साल में। तो इसने मेटाफिजिक्स जो थी, मेटाफिजिक्स, ये इसकी प्रमुख पुस्तक रही है मेटाफिजिक्स के रूप में। अब मेटाफिजिक्स में क्या किया है कि जैसे दर्शन शास्त्र था, चेयर के ऊपर बैठा बैठा पढ़ता रहता था, तो इसने न्यूटन के जो कार्य थे, न्यूटन के कार्य रूप से आप सभी विदित हैं कि न्यूटन के 3 बल होते हैं। उन 3 बलों के कारण न्यूटन जाना जाता है। तो न्यूटन के जो बल थे उनके कार्यों को इसने अध्ययन किया, और इसने अध्ययन करते करते जे एक तरीके से क्या हुआ कि मतलब इतना आगे काम किया कि 1740 तक इसने रेक्टर यूनिवर्सिटी का VC बन गया है, और भूगोल का प्रोफेसर ना होकर भी इसकी रुचि भूगोल में ही होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि इसको सब कुछ। लेकिन ये क्या मामला है कि दर्शन जो था, दर्शन को मूल आधार मानता था कि दर्शन ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है, और दर्शन को ये शुद्ध विवेक और इंद्रियों के आधार पर 2 रूपों में देखता था। जब शुद्ध विवेक होता है तो वो तर्क के आधार पर ही हो सकता है, और इंद्रियों के आधार पर होता है तो वो चेतना। चेतना को इसने 2 भाग माना, आंतरिक चेतना और बाह्य चेतना। आंतरिक चेतना व्यक्ति की स्वतः ही प्राप्त होती है, बाह्य चेतना व्यक्ति को देखकर, अनुभव करके प्राप्त होती है। इस प्रकार जो कांट था वह एक तरीके से जैसे जो भक्ति भाव से लालन पालन इसका किया गया था, तो एक दार्शनिक के रूप में था। जर्नल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस नामक जो भूगोल का कार्य इसने 1755 में इसने प्रस्तुत किया, जो कि इसको न केवल जर्मनी या आसपास या यूरोप में बल्कि पूरे विश्व समुदाय में एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में जाना जाने लगा, या भूगोलवेताओं के रूप में जाना जाने लगा। अब आपने क्या किया कि जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवंस, स्वर्ग की यानी कि भूगोल का जो कार्य था ना उसका ये अध्ययन। तो रेस ऑफ मैन, प्रजातियों का इसने अध्ययन किया कि प्रजातियों का लालन पालन कैसे होता है, कौन सी क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो यानी कि नृ विज्ञान को इसने प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 1798 में
एक तरीके से जोड़ना लगा। और इसी के आधार पर 1798 में इसने एक बुक लिखी कि एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात भूगोल मानव विकास का एक सेतु के तरीके विकास हेतु इसने काम किया। और इमैनुअल जो कांट थे वो जिसे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो था, जैसे कि मान लो लॉजिकल क्लासिफिकेशन करने लगाए, जो अपने सैद्धांतिक जो ज्ञान मतलब भूगोल था ना, उसको एक तार्किक रूप से इसका अध्ययन करने लगा और उसके अंदर अपना अलग अलग प्रकार का ये विषय के प्रकरण निकालने लगा, मटेरियल को अनेक करने लगा और जो दर्शन के माध्यम से ये भूगोल की विषय वस्तु को निकाल। अब भूगोल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि वर्णनात्मक भी माना है इसने। भूगोल को वैज्ञानिक ही नहीं माना कि हमेशा तार्किक हो, बल्कि इसने वर्णनात्मक भी माना, डिस्क्रिप्टिव भी माना। साथ ही इसने क्रोनोग्राफी का जो शब्द है, क्रोनोग्राफी का सर्वप्रथम शब्द देने वाला इमैनुअल कांट महोदय ही था, जो कि 1757 में अनकुंडिगुम नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन इसने 5 तरीकों से बताया। पहला गणितीय, दूसरा नीतिपरक यानी कि मोरल, तीसरा राजनीतिक पॉलिटिकल, चौथा व्यापारिक कॉमर्शियल, पांचवा ईश्वरपरक थियोलॉजिकल। क्योंकि इसकी ईश्वर में रुचि थी, सदैव दर्शन शास्त्री था इसमें, इसलिए इसमें मोरालिटी भी थी और ये वर्णात्मक रूप से भी वो करता था, यानी कि इसमें पॉलिटिकल संबंध भी थे। और ये धीरे धीरे न्यूटन के बलों का उपयोग किया, इसलिए गणितज्ञ भी था। इस प्रकार न्यूटन जो था वह एक तरीके से एक ऐसा विद्वान रहा है जो कि दर्शन के साथ साथ में ही उसने अपने दर्शन के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से विषय के अंदर अन्य विषयों को खोजने की कोशिश करी। और जो कि भूगोल, न केवल भूगोल में ही बल्कि अन्य भूगोलों में भी उसने एक नए आयाम प्रस्तुत किया। और ये एक आर्म चेयर की तरह काम करता था, ज़्यादा अन्वेषण कार्यों में इसने रुचि रखी नहीं। और इसकी जो प्रमुख मेटाफिजिक्स जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के साथ साथ में ही जब उसका अध्ययन करने लगा तो इसकी रेस ऑफ मैन यानी कि मानव की जो एक तरीके से प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से इसमें और मतलब उनके अंदर वो दिखना चाहिए कि भाई इनका विकास कहाँ होगा, इनका एवोल्यूशन कहाँ होगा, इनका उद्विकास कहाँ होगा। और इसी आधार पर जैसे थ्योरेटिकल ज्योग्राफिकलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी व्यक्त किया। और कोरोनोग्राफिक शब्द का इसने एक तरीके से प्रथम रूप से प्रतिपादित कर दिया। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो इसने कर तो दिया, शब्द दिया, लेकिन क्या हुआ कि 1757 में पुनः इसने एक वापस जैसे अलग अलग तरीके से इसने अनकुंडिंगन भूगोल जिसमें मैथमेटिकल, मोरालिटी, पॉलिटिकल, कॉमर्शियल और थ्योरेटिकल किया। 1724 से 1804 में जब इमैनुअल कांट का समय चल रहा था, तो ठीक इसी समय हम्बोल्ट और रिटर नामक 2 बहुत ही बड़े विद्वान भी भूगोल में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं कांट उनसे अनभिज्ञ था, लेकिन रिटर जो था वो कांट से परिचित था। इस प्रकार आपस में इन्होंने मिलके भूगोल को एक आधुनिक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया और भूगोल को एक जिसको कह सकते हैं कि हम दर्शन के साथ जोड़ा, गणित के साथ यानी कि न्यूटन के बलों के साथ जोड़ा, उसके साथ ही इसको ईश्वरवाद के साथ जोड़ा, यानी कि ईश्वर की जो कृपा, जैसे ईश्वर के अंदर जो एक प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं वो ईश्वर प्रदत्त माना है। इन्होंने शुद्ध रूप से एक जिसे कहते हैं ना कि दर्शन को शुद्ध रूप से तर्क के आधार पर परखा। इन्होंने अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के आधार पर इन्होंने चेतना को, जैसे चाहे बाह्य चेतना हो या आंतरिक चेतना हो, उसका भी इन्होंने वर्णन किया। और इस चेतना का उन्होंने प्रस्तुति के साथ ही एक जिसको कह सकते हैं कि हम भूगोल को ये बहुत ही आगे लेकर पहुँचे। और उसी की नींव पर दर्शन प्लस भूगोल, मानव का उद्भव कैसे हुआ,
उसके बाद में उसने अपने किस किस तरीके से तर्क प्रस्तुत किए, और मूल रूप से जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरस्तु की जो कमियां हैं उसमें इन्हें ठीक करने में ये लगा रहा। तो देखेंगे कि एक प्रमुख दर्शन शास्त्री, साथ साथ में थिंकर, ज्योग्राफर भी था। धन्यवाद।